नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे जनसभा। दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। हरियाणा के अंबाला सोनीपत में प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री। हरियाणा के अंबाला सोनीपत में प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगे वोट। चांदनी चौक अशोक विहार में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। गठबंधन प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगे वोट। चांदनी चौक अशोक विहार में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। गठबंधन प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। तो राजधानी दिल्ली में आज दोनों ही पार्टियों की तरफ से महारैली और जनसभाएं प्रस्तावित है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचकर हरियाणा में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में राहुल गांधी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगे वोट। प्रधानमंत्री आज करेंगे मेगा रैली। हरियाणा के अंबाला सोनीपत में प्रचार प्रसार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं चांदनी चौक और अशोक विहार में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां अंबाला हरियाणा सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दिल्ली में राहुल गांधी आज जनसभा को करेंगे संबोधित। आज थम जाएगा 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन। सोमवार को देश के अलग अलग राज्यों की 57 सीटों पर होने हैं चुनाव। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा और अंबाला सोनीपत में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, मेगा रैली करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी आज दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए हैं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए लगातार जिस तरह से दोनों पार्टी यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हैं, वहीं राहुल गांधी भी दिल्ली के अंदर मुकाम भर रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, वहीं बीजेपी हरियाणा में मोदी के चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं रैलियां चल रही है। कहीं ना कहीं जो चुनाव का रण है इस समय मैदान में है। इसमें ये होगा कि जो दोनों रैलियां हैं, दोनों रैलियों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि दोनों चेहरे एक देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरा सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिससे चांदनी चौक क्षेत्र है और सबसे बड़ा क्षेत्र दिखाया जाए तो रामलीला मैदान के अंदर रैली की जाएगी, वहीं हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए दोनों के एक साथ रैलियां देखना ये होगा कि जनता किसके साथ होगी, क्योंकि दोनों की जो धुआंधार रैलियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो टक्कर है लगातार, वहीं पब्लिक भी चाहती है कि आखिरकार जो हमारा साथ देगा, जो हमारे देश का विकास करेगा, जो काम करेगा, हम उसी के साथ हैं। लेकिन इस बार जो चेहरे पर वोट डल रहा है और कुछ राजनीतिक के दल पर वोट डल रहा है, तो देखना ये होगा कि आखिरकार जो रैलियां हैं वो कितनी सक्सेसफुल होती है इस बार। जी बिल्कुल, तो एक तरफ राहुल गांधी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी की रैली के बाद, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है, छठे चरण में चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है आपको कि राजधानी दिल्ली का माहौल किस तरह का देखने को मिलेगा आज? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से माहौल है और जो दिल्ली के अंदर गठबंधन किया गया लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो उनके जो प्रत्याशी है वो भी लगातार मैदान में है। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी आज चांदनी चौक क्षेत्र में, जहाँ अशोकनगर काफी क्षेत्र माना जाता है, भोगली क्षेत्र माना जाता है, वहां पर राहुल को देखने में काफी संख्या लोग लोकप्रिय हैं। लेकिन वही हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी हैं। तो देखिए जिस तरह से दिल्ली की जनता, देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता किधर, क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारका में रैली है, कितना असर पड़ता है, क्योंकि देखिए जहाँ प्रधानमंत्री होते हैं वहां पर क्षेत्र अलग होता है, जहाँ राहुल गांधी वहाँ अलग। तो देखना यही होगा कि आखिरकार जो जनता है इस बार बदलाव भी चाहती है। कई जगह ऐसी चर्चा सामने आ रही है कि इस बार बदलाव चाहती है, कि देखा होगा जो हमारा विकास करेगा, जो जनता के साथ रहेगा उसका साथ देंगे। लेकिन रैलियों के आने के बाद जब मौसम बदल जाता है, क्योंकि बीजेपी का लगातार कहीं न कहीं 400 पार का नारा है, वही इंडिया गठबंधन का भी नारा है कि 400 पार नहीं 40 पार है। तो देखना यह होगा कि आखिरकार जनता किसको चुनेगी।
जी बिल्कुल। तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो पिछली बार सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लोकसभा के चुनाव को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कवायद कर रही है, तो वहीं 2 बार विधानसभा जीतने के बाद आम आदमी पार्टी भी आश्वस्त नजर आ रही है। क्या लग रहा है आपको कि दोनों ही पार्टियों को लेकर किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन इस बार सीटें झटक पाने में कामयाब होने की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अगर बात करें दिल्ली के अंदर पिछली बार बीजेपी ने 7 की 7 सीटें ली थी, लेकिन इस बार जो सिर्फ मनोज तिवारी पुराने चेहरे रहे हैं और इस बार जो नए चेहरे बीजेपी के 6 चेहरे नए हैं, उन पर दांव खेला गया। अब देखना ये होगा कि उनके जो 6 चेहरे हैं वो कितनी सीटें ला पाते हैं या नहीं ला पाते। लेकिन मनोज तिवारी पुराने हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के भी कई चेहरे पुराने हैं, तो नए हैं उसके अंदर भी, तो दोनों की बराबर की टक्कर। आप देखना चेहरे, नए चेहरे में पुराने चेहरे में कौन सीट जीतता है। तो ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं पार्टियां दोनों दमदम कर रही है, दोनों का विश्वास है, दोनों यही चाहते हैं कि सातों सातों सीटें हम जीतेंगे। तो लेकिन आंकड़ा जो जनता का है दिल्ली का, वो कहीं ना कहीं 4-5 का या 3-6 का आ रहा है। तो यही होगा देखना है कि जनता जो है अब किसके साथ खड़ी है, किसके साथ नहीं खड़ी होगी। ये तो 4 तारीख को ही पता चला, 25 तारीख को जब चुनाव होगा तो जनता का जवाब, क्योंकि रैलियां सबसे महत्व होता है। रैलियों के अंदर जिस तरह कल अरविंद केजरीवाल जी की 5 रैलियां हैं, आज राहुल गांधी की 1 है, वहीं 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। तो देखना होगा रैलियों के माध्यम से कितना प्रभाव पड़ता है चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल। इसके अलावा हरियाणा की सीटों की बात करें तो हरियाणा की सीटों की बात भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सभी सीटों पर कब्जा किया था, इस बार क्या कुछ स्थिति बन रही है? क्योंकि पहले तो मुख्यमंत्री बदले गए, उसके बाद जिस तरह से जजबा ने अपना समर्थन वापस लिया है। हरियाणा की स्थिति की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी भी स्थिति दिखाई दे रही है? प्रियंका, देखिए अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो इस बार चेहरे हैं बीजेपी में, कुछ कांग्रेस के चेहरे हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, वही इंडिया अलायंस गठबंधन के चेहरे हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर समीकरण बना है क्योंकि कई मुद्दे हरियाणा के ऐसे हैं जहाँ पर किसान की बात करें या पहलवान की बात कर ले, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं नया दाव खेला है, क्योंकि कांग्रेस से छोड़कर उनको टिकट दिया है। वहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री रातों रात बदल दिए गए और वहाँ पर सैनिकों बनाया गया, तो इसमें यही होगा कि आखिरकार जो हरियाणा का मोड है, क्योंकि जाट बेल्ट होता है, ठाकुर बेल्ट है, मुस्लिम बोर्ड है, कई अलग अलग बेल्ट है यहाँ पर। तो देखना यही होगा आखिरकार इस चीज को, क्योंकि देखिए अगर कुरुक्षेत्र की बात करें, वहाँ जिंदल है जो कांग्रेस में पहली बार 10 साल लगातार सांसद रहे, इस बार वहां पर है। वही इंडिया अलायंस गठबंधन के सुशील गुप्ता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इस बार समीकरण बना हुआ है, लेकिन जनता की होगा क्योंकि कई हरियाणा के मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ पर उतरे हुए हैं। अब जनता को चुनना है 25 तारीख को, किसको वोट देना, किसको नहीं देना। लेकिन लगातार दोनों पार्टियां रैली कर रही है, रैलियों के अंदर जिस तरह भीड़ इकट्ठी होती है तो उन समीकरण है। लेकिन आंकड़ा यही है कि आखिरकार बीजेपी कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाए हुए है। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर दिल्ली और हरियाणा दोनों में देखा जाए तो एक तरफ गठबंधन, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश और कवायद कर रही है सीटें कहीं ना कहीं अपने खाते में डालने के लिए। लेकिन जिस तरह से आने वाले अगले चरण में चुनाव होने वाला है दिल्ली और हरियाणा की अगर हम बात करें, तो गठबंधन के लिए इस बार कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी से उसकी सीटें छीनना? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अगर बात करें गठबंधन की, जिस तरह से जो उनके पुराने पिताजी थे, जो पुराने सांसद थे, वो लगातार बीजेपी में शामिल हुए। उनके उम्मीदवार बीजेपी ने वही दाव खेला कि आखिर जब इनकी छवि है लगातार जीतते आए हैं तो उन्होंने टिकट उन्हीं को दिया, ना कि किसी अपने बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट दिए। लेकिन ये जो है कि हरियाणा का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है। वहाँ की जो चर्चाएं हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो जाट बेल्ट है वो भी लगातार, चौधरी बेल्ट जो लगातार कहीं ना कहीं नाराजगी प्रधानमंत्री मोदी से है, क्योंकि जो जिसने विभूषण को लेकर के जो चर्चाएं सामने आ रही थी कि महिला को साथ किस तरह किया, किसानों साथ, तो किसान और पहलवानों का जो मुद्दा था हरियाणा में सबसे बड़ा है इस बार, क्योंकि वही है कि जिस तरह से उन्होंने उनके साथ किया, उनका जो बात है, उनकी जो मांगे थी नहीं मानी थी। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा, लेकिन कहाँ पर होगा ये सभी नहीं बता सकता। लेकिन ये जो हो रहा है कि नए चेहरों पर दाव खेला है, अब नए चेहरे में कौन जीत का आता है ये तो अब समय ही बताएगा। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया है, जो कि आज प्रचार प्रसार करने के लिए उस्मानपुर इलाके में पहुंचे थे। इस दौरान कन्हैया कुमार के गले में माला पहनाने के बहाने एक शख्स ने उनके करीब पहुंचकर माला पहनाने के बाद उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाले
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर देखा जा सकता है कि एक युवा कन्हैया कुमार के करीब आता है, पहले उन्हें एक बड़ा माला पहनाता है और उसके बाद अचानक कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारकर हमला कर देता है। तो माला पहनाने के बहाने कन्हैया कुमार को जड़ा थप्पड़, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से वायरल हो रहा है। एक मिनट भाई देख सकते हैं आप लोग, कन्हैया कुमार को मारा गया यहाँ पे। भाई ओ कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर थप्पड़ से हुआ हमला, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक युवक कन्हैया कुमार के नजदीक पहुंचा, पहले माला पहनाया और उसके बाद थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो में युवक की गिरफ्तारी के बाद युवक का कहना है कि देश विरोधी तत्वों को थप्पड़ मारने में उसे कोई अफसोस नहीं है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, घटना के वक्त की ये तस्वीरें। पता नहीं बार कॉल कर रहा है। तो तस्वीरें उस वक्त की है जो प्रचार प्रसार करने के लिए कन्हैया कुमार पहुंचे हुए थे। आप देख पा रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। भारी भीड़ के बीच युवक ने माला पहनाकर उसके बाद कन्हैया कुमार को थप्पड़ जड़ा है। ये देखिए क्या हुआ हो भाई, ओ अरे एक मिनट भाई देख सकते हैं आप लोग, कन्हैया कुमार को मारा गया यहाँ पे। भाई ओ कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हुआ हमला, थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ वायरल, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। पार्टी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर कन्हैया कुमार से मिलने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी बीच में एक युवक भी पहुंचा, माला पहनाने के बहाने पहले कन्हैया कुमार के नजदीक पहुंचा और उसके बाद माला पहनाकर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कन्हैया पीटने वाला, कन्हैया पीटेगा, पता नहीं बार कॉल कर रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं, सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। वीडियो में पहले ही आप सुन पा रहे हैं किस तरह से युवक इस बात का अंदेशा लगाता हुआ दिख रहा है और उसके बाद कुछ ही सेकंड्स के बाद यह घटना पार्टी कार्यालय पर घटित होती है। ये देखिए क्या हुआ हो भाई, ओ अरे एक मिनट भाई देख सकते हैं आप लोग, कन्हैया कुमार को मारा गया यहाँ पे। भाई ओ और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, ये वायरल वीडियो हम लोग देख पा रहे हैं किस तरह से दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को थप्पड़ जड़ा गया है। इस घटना के पीछे क्या पूरी वजह रही और अब क्या कुछ कार्रवाई हुई है? प्रियंका देखिए, जिस तरह से कन्हैया लाल के जो माला डालने के उपरांत
थप्पड़ मारा था उसमें कहीं ना कहीं उस बंदे को भी पकड़ लिया गया है जिसने थप्पड़ मारा, उससे भी काफी चोट आई है। बता दें कि निगम पार्षद के यहाँ प्रोग्राम था, वहाँ पर कुछ लोग पहुंचे थे, लगातार काले झंडे दिखाए, लेकिन माला पहनाने के बहाने कन्हैयालाल के माला डालने के बाद तुरंत उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ जो थे मार दिए गए थे, लेकिन लगातार उसको पकड़ लिया गया। अब इसका जांच चल रही है, दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार जिस तरह से उनको थप्पड़ मारा, साथ साथ बता दें कि काली स्याही भी उनके चेहरे पर फेंकी गई थी। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति सामने आ रही है, लेकिन वही विपक्ष भी ये कह रहा है लगातार कि राजनीति होती है, स्टैंड है और लगातार चुनाव प्रचार कर इस तरह घटना सामने आती रहती है। लेकिन जांच का विषय कि आखिरकार वो शख्स कौन था जिसने जो उनको गाल पर थप्पड़ मारा था, थप्पड़ मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन राजनीति है भी है, लगातार जो सामने आ रही है। कन्हैयालाल को जिस तरह से सुरक्षा भी उनके पास थी, लेकिन सुरक्षा के बीच जाने के बाद जिस तरह से माला डाली, फिर 2-3 थप्पड़ मारे, उसके बाद भी सामने आता है कि आखिरकार ये जो स्टैंड होता है, क्यों चुनाव प्रचार के समय इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जो कि पब्लिक वहां होती है, कार्यकर्ता वहां मौजूद होते हैं, वहीं दिल्ली पुलिस भी मौजूद होती है कि सुरक्षा दी गई है। तो कांग्रेस की तरफ से इनको टिकट दिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा बयान कोई सामने नहीं आया जो सामने साफ कहा जाए कि आखिरकार ये कौन था, क्यों थप्पड़ मारे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से इस घटना में युवक ने नजदीक आकर थप्पड़ मारा है, अब इस पूरे मामले में युवक पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए, चाहे वो बीजेपी के रहे हो, चाहे आम आदमी पार्टी के पहले मुख्यमंत्री रहे हो, अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरह से उनके कार्यकर्ताओं पर भी फेंके थे। कई सवाल सामने आते हैं, लेकिन जांच की जाती है, बाद वो पता नहीं चलता कि आखिर कौन सकता, क्यों क्या था कार्रवाई। आखिर उधर से आदर छोड़ दीजिए, पब्लिक है, कहीं ना कहीं नाराजगी होती है सामने। तो सवाल खड़ा ये होता है कि आखिरकार ऐसी स्थिति करने के बाद एक नेता जब खड़ा होता है, उस पर झापड़ मार दिया जाता, तो पहले सवाल यही है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती है चुनाव प्रचार के समय। इस तरह घटना दी है, कोई मीटिंग होती है तो उसमें अब जांच चल रही है, जांच का विषय है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से उसको गिरफ्तार कर लिया है। और कौन कौन शख्स उसके साथ में जिन्होंने काले झंडे दिखाए थे, दो बैग के नारे भी लगाए गए थे वहां पर। जी बिल्कुल, इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से युवक का बयान सामने आया है, उसका साफ तौर पर कहना है कि इस घटना के बाद उससे कोई अफसोस नहीं है। तो क्या किसी पार्टी से युवक संबंधित था? देखिए, अभी पार्टी का नाम सामने नहीं आया, वो किस पार्टी से था, किस पार्टी से नहीं था, लेकिन ये है कि उसका बैकग्राउंड और उसका कहना सामने आ रहा है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके तरफ से कन्हैयालाल से नाराज थे लगातार, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई ऐसी घटना देखी गई थी कि कन्हैयालाल के बयानों को लेकर के सोशल मीडिया पर बात कर लें या जनता के बीच में बात कर लें, तो कहीं ना कहीं उसको सरकार मुझे इसमें कोई अफसोस नहीं है। लेकिन जांच है, आखिरकार एक विकासी उम्मीदवार है सांसद के, तो लगातार चुनाव प्रचार में ऐसी घटनाएं होती है। बाई चांस अगर थप्पड़ की जगह कुछ और मार दिया जाता तो कहीं ना कहीं घटना हो सकती थी, कोई और भी हादसा हो सकता था। तो ऐसे में विषय सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतनी सुरक्षा होती है, सुरक्षा के बाद भी लोग वहां पहुंच जाते और झापड़ मार देते, तो एक के साथ लगातार कई झापड़ मारे। तो इसमें सवाल यही है कि आखिरकार प्रशासन क्या करता है ऐसी स्थिति में, क्यों इस तरह से उसके पास जाने जाकर माला डाली जा रही थी, जो उन्हीं का शक था, क्योंकि वही बंदा जा सकता, नया बंदे को साथ ऐसा ना हो सकता, लेकिन कोई ना कोई जान पहचान का जरूर होगा। तो उसके साथ जो बंदे थे उनके बीच में वो बंदा था, लेकिन वही है कि आखिरकार जांच है और जांच का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल, जो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को युवक ने मारा थप्पड़, पार्टी कार्यालय में नजदीक पहुंचकर पहले माला पहनाया और उसके बाद थप्पड़ जड़ दिया। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। हरियाणा में शुक्रवार देर रात कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर नू के तावड़े में श्रद्धालुओं से भरी बस रात में करीब 1:30 बजे इसमें आग लग गई। हादसे में 8 लोग जिंदा जल गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 बुरी तरह से झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घायलों ने बताया कि बस में 60 लोग सवार थे। ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं और पंजाब चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। मथुरा वृंदावन से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। चलती बस में आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी है, साथ ही खुद भी आग बुझाने का प्रयास किया। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट केस में दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में सीन रिक्रिएट किया। पुलिस स्वाति को लेकर शुक्रवार शाम को 6:30 बजे सीएम आवास पहुंची ताकि पता चल सके कि 13 मई को क्या क्या हुआ था। इसके बाद शाम को 7 बजे करीब वो बाहर निकली। इस दौरान पुलिस ने सीएम आवास के स्टाफ से भी पूछताछ की। ये भी पता किया कि घटना के दिन कौन कौन मौजूद था। सीएम के पीए विभव कुमार पर स्वाति से मारपीट करने का आरोप है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उधर विभव ने भी इस मामले में शुक्रवार शाम को क्रॉस कंप्लेंट दर्ज कराई है। इस बीच आपने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है।
ये बात तो इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटी हो। जिस तरीके से, और ये बात कोई नकार भी नहीं सकता है, उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ राज्यसभा सांसद ने इस बात को स्वीकार किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का रवैया देखिए, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हीं को लेकर कल अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ लेकर गए हैं। तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि भाई ये कार्रवाई करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर एक मुख्यमंत्री के आवास पर ही महिला सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में आम महिलाओं का क्या होगा। जो बड़े बड़े दावे ये लोग करते हैं, वादे करते हैं, अगर मुख्यमंत्री के आवास पे ही इस तरीके की घटना घटती है तो आगे कोई और दिल्ली में रहने वाली महिला के साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी। मेरे मुख्यमंत्री कैसे इस बात का विश्वास दिलाएंगे। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अहंकार बोल लीजिए या बौखलाहट बोल लीजिए, पर अब इस तरीके की घटना पर वो उतर आए हैं जो कि कतई दिल्ली वासियों के लिए ठीक नहीं है। नहीं, पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है, गिरफ्तारी करें और इस घटना के दोषी केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए नहीं है, बल्कि इस घटना के दोषी श्री अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। उनके खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधी को वह साथ में लेकर के घूम रहे हैं, कैसे शुचिता की बात करके और गैर कानूनी कृत्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है, कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों का बचाव करके, मतलब जो अभी तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे, जमानत पर आए हैं, 2 जून को फिर जेल जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से वह आम आदमी पार्टी की ही एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के घर में इस प्रकार की घटना हो जाती है, वह शर्मसार करने वाली है। इस पर उनको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। देखिए, जब कोई भी महिला के प्रति अत्याचार हो, मॉलेस्टेशन हो, शोषण हो, तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि स्वाति मालीवाल दिल्ली विमेंस कमीशन की अध्यक्षा भी रह चुकी है, राज्यसभा की सांसद है, और उनके ही पार्टी में उनका ये हाल है, तो सुरक्षा को लेके एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता है। हम मांगते हैं और हमारी मांग है कि सच्चाई सबके सामने आए और आम आदमी पार्टी उनके जो लोगों के प्रति कार्रवाई भी करे, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। आज स्वाति मालीवाल है, कल कोई आम नागरिका भी हो सकती है दिल्ली में या कोई अन्य प्रदेश में। तो आम आदमी पार्टी बड़ी बातें न करे, सुरक्षा को लेके पहले तय की। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है, और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर, और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए।
ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।